बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, OIC की गजा और ईरान पर इसराइली जारहत की मजम्मत। इसराइल इक़दामात बेलगाम, जारहाना और गैर कानूनी करार दे दिए। ईरान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तुर्क सदर उर्दवान ने जुला से खिताब करते हुए कहा, नेतन्याहू ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात सबोताज करना चाहता था, इसीलिए उसने हमला किया। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है और वो इस हक को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल दहशतगर्द रियासत है। तमाम मुस्लिम ममालिक का मकसद क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ है। गजा में बच्चों समेत हज़ारों अफराद को शहीद किया गया। ईरान, शाम और यमन में इसराइली जारहियत रोकने के लिए मज़ीद यकजहती दिखाना होगी। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल होना चाहिए। इसराइल ख़ित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में किरदार अदा करे। इस्तंबुल में इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास। मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने की। इसराइली इक़दामात बेलगाम, जारहाना और गैर कानूनी करार। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली की अपील की और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने अपने खिताब में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया। कहा, ईरान और गजा में इसराइली जारहियत नाकाबिले कबूल है। इसराइल से मुतल्लिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत खत्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। हम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल दहशतगर्द रियासत है, इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। ईरान, फलस्तीन, शाम और यमन में इसराइली जारहियत रोकने के लिए हमें यकजहती दिखाना होगी। इजलास से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकान फिदान ने भी खिताब किया और कहा कि तनाज़े की वजह कोई फ़लस्तीनी, लेबनानी, शामी, यमनी या ईरानी नहीं बल्कि इसराइल है। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहा कहते हैं कि ईरान और गजा में इसराइली जारहियत नाकाबिले कबूल है। इसराइल से मुतल्लिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। जंग का खात्मा मुज़ाकरात से ही हो सकता है। कशीदगी का पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, इसराइल ईरान पर हमलों के ज़रिए खित्ते को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जा रहा है। गजा के लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। मुसलमान ममालिक को एक होकर दिखाना है, तफ़रीक़े में नहीं पड़ना। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी है। सेहूनी फ़ज़ाइया की कम और अस्फ़हान समेत कई शहरों पर बमबारी। अस्फ़हान में जौहरी तनसीबात पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में एक और जौहरी साइंसदान शहीद हो गए। साइंसदान नसीर तबाई को अहलिया समेत शहीद किया गया। इसराइल ने 3 ईरानी कमांडर्स को भी शहीद करने का दावा किया है। दूसरी जानिब ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। ईरानी मिसाइलों ने सेहूनी फ़ज़ाई अड्डों, दिफाई तनसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी फोर्सेस के मुताबिक दुश्मन पर 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमलों में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर आलमी सतह पर तशवीश। रूसी सदर पुतिन ने दुनिया पर जोर दिया है कि ईरान को पुरअमन मकसद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। ईरान और इसराइल को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। फ्रेंच सदर ने ईरान से मशरूत मुज़ाकरात का इंदिया दिया। इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप ईरान मुज़ाकरात के बाद तेहरान पर यूरेनियम अफजोदगी और मिसाइल प्रोग्राम रोकने की शराइत आयद करना होगी। मुआहदे की सूरत में ईरान यूरेनियम अफजोदा नहीं हासिल कर सकेगा। ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना होगा। चीनी तजियाकार विक्टर गाओ ने कहा कि इसराइल का ईरान पर अचानक हमला दूसरी जंग अजीम के जापान के पर्ल हार्बर हमले जैसा है। हमला उस वक्त किया गया जब ईरान और अमेरिका एटमी मसले पर मुज़ाकरात जारी थे। पाकिस्तान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार।
ट्रंप की अनपसंद क़यादत असल सालिस है। पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का ख़तरा टला, जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। आलमी अमन और मशरक़ वस्ती में इस्तेहकाम के लिए भी ट्रंप का किरदार अहम है। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी पर नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार किया था। कहा था कि नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। और ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 22 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। इन अफराद पर सहूनी खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़, अवामी राय को मुतासर करने और इसराइल की हिमायत जैसे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। एक जर्मन शहरी को भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जर्मन मार्क ऑफ मैन को फ़ौजी और जौहरी तनसीबात के करीब जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो साइकिल पर इलाके में घूम रहा था और ममनुआ मकामात की वीडियोस बना रहा था। वीडियो बयान में उसने इतराफ़ किया है कि वो फ़ौजी जोन में दाखिल हुआ और अपनी लोकेशन दोस्त को भेजी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से खसूसी तैयारी के ज़रिए बरास्त अबू धाबी लाहौर पहुँच गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक उनके बेटे हसन नवाज और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा वतन वापस पहुँचे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से बरास्ता अबू धाबी से लाहौर पहुँचे हैं और उनके हमरा उनके बेटे हसन नवाज़ और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हैं। फसीउल्लाह इसकी डिटेल बताएंगे। जी फसी। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन से बरास्ता अबू धाबी लाहौर पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ खसूसी तैयारी के जरिए जो है अबू धाबी से लाहौर पहुंचे हैं और नवाज शरीफ के हमरा उनके बेटे हसन नवाज और ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ ने लंदन से वापसी पर 3 दिन जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है वो क़याम किया, जबकि नवाज शरीफ 1 जून को लंदन रवाना हुए थे और नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में उनकी रिहाइशगाह जाती उम्रा जो है वो ले जाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई के खिलाफ हत्क़ इज़्ज़त के दावे में भेजे गए लीगल नोटिस पेश करने के लिए दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी है और दावे पर समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पेशियाँ हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तफसीलात अब इबादुल हक की रिपोर्ट में देखिए। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने बानी पीटीआई के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत की तो वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक पर जरा के लिए पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो लिंक में जरा से पहले हलफ लिया। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन जोटिया ने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि बयान हल्फी में जिक्र नहीं कि आपको ओथ कमीशन के सामने किसने शिनाख्त किया। शहबाज शरीफ के वकील ने इस सवाल पर इतराज किया और वाजिया किया कि इस पर पहले बहुत बहस हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद भी इस सवाल पर इतराज किया। उनके बकौल जज साहब और वकील बानी पीटीआई का वक्त बहुत कीमती है, जबकि एक हकीर दर्जे में उनका वक्त भी बहुत कीमती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बातें पहले ज़ेरे बहस आ चुकी हैं, इससे मजीद वक्त जाया होगा। शहबाज शरीफ ने बताया कि इन्हें ओथ कमीशन बहैसियत वज़ीर आला पंजाब जानते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने निशानदही की कि जज साहब आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अब तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात आगे नहीं बढ़ी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के वकील चाहते हैं कि इस बहाने आपसे बार बार मुलाकात हो जाती है। बानी पीटीआई के वकील ने सवाल किया कि दावे में लिखा है कि 8 मई 2017 को लीगल नोटिस बानी पीटीआई को भिजवाया, लेकिन वो नोटिस दावे में मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तदा की कि इजाजत दी जाए ताकि लीगल नोटिस अदालत में पेश कर सकें। अदालत ने बावर कराया कि इस बारे में दरख्वास्त दायर की जाए। पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले ही ईजाद हो जाता तो तारीख के बहुत से हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब ये हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो कि मुल्क के लिए खुशाइंद है। जब से शहबाज हुकूमत में हैं, इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं जो दुरुस्त समझता हूँ, लगी लिपटी बगैर कहता हूँ। इसी वजह से अक्सर मेरी सरजनिश भी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दोबदल की तजवीज़ को मंजूर कर लिया। कमेटी ने 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर की है, जबकि FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। इजलास में इनकम टैक्स तजावीज़ की शिकवार मंजूरी पर गौर किया गया।
کمیٹی نے تنخواہ طبقے پر انکم ٹیکس میں رد و بدل کی تجویز منظور کر لی۔ قائمہ کمیٹی خزانہ نے 6 لاکھ سے 12 لاکھ سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز منظور کی۔ کمیٹی نے نان فائلرز کے لیے کیش نکلوانے کی حد 50,000 سے بڑھا کر 75,000 روپے روزانہ کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ FBR کی نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 1% کرنے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ کمیٹی نے یومیہ 75,000 روپے کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 0.8% کر دی۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ سینٹ کمیٹی نے اسی مد میں 1% ٹیکس کی منظوری دی ہے، ہماری درخواست ہے کہ اس کو 1% کر دیا جائے۔ رکن کمیٹی نوید قمر نے کہا کہ سینٹ ہاؤس آف لارڈز ہے اور ہم ہاؤس آف کامنز، ان کی تجاویز وہیں رہنے دیں۔ کمیٹی نے سالانہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ پینشن حاصل کرنے والوں پر 5% انکم ٹیکس عائد کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ چیئرمین FBR نے وضاحت کی کہ سالانہ 1 کروڑ روپے تک کی پینشن پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ قائمہ کمیٹی نے آن لائن مارکیٹ پر غیر رجسٹرڈ افراد کو فروخت پر جرمانے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ 50 لاکھ روپے تک کی آن لائن فروخت پر ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ میئر کراچی کہتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو تھائی لینڈ اور ملیشیا جانے کی ضرورت نہیں، بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہریوں کو ورلڈ کلاس ریزورٹ فراہم کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ ریزورٹ میں بیچ سپورٹس سمیت دیگر عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ تھائی لینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ملیشیا جانے کی، سنگاپور جانے کی، دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنے کراچی میں، اپنے کیماڑی میں یہ خوبصورت ایک ورلڈ کلاس ریزورٹ، بہترین کھانے کے ساتھ، لاڈجنگ فیسلٹی کے ساتھ، بہترین سروسز کے ساتھ اور مناسب ریٹس پر آپ وہ فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نہ صرف لوگ آ کے بیچ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی بار بیچ کی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پشاور میں خیبر پختونخوا کے بجٹ 2025-26 کی منظوری سے متعلق صورتحال سنگین ہو چکی ہے۔ سیاسی کشیدگی اور آئینی بحران کے خدشات کے باعث اپوزیشن اور حکومتی صفوں میں مشاورت کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ صوبے میں آئینی اقدامات اور معاشی ایمرجنسی جیسے امکانات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں سیف شیرانی۔ سیاسی غیر یقینی صورتحال شدت اختیار کر گئی ہیں، بجٹ منظوری کا عمل تاخیر کا شکار ہیں اور آئندہ مالی سال کا بجٹ تاحال اسمبلی سے منظور نہیں ہو سکا۔ اسپیکر نے کٹ موشن نہ لینے کا فیصلہ کر لیا، جس پر اپوزیشن اراکین نے گورنر خیبر پختونخوا سے اہم ملاقات کی، جس میں موجودہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دوسری جانب اپوزیشن کا موقف ہے کہ صوبائی حکومت دانستہ طور پر بجٹ منظوری میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں اور 1 جولائی تک بجٹ منظور نہ ہوا تو مالی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی طویل مشاورت میں آئین کے آرٹیکل 234 اور 235 پر تفصیلی غور کیا گیا۔ صوبائی حکومت کے مطابق حکومت نے چیئرمین PTI سے ملاقات نہ ہونے پر بجٹ عمل کو مؤخر کیا، جبکہ PTI کے ارکان نے قانونی ماہرین، اہم وزراء اور ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت کی ہے۔ ماہرین کا موقف ہے کہ اگر بجٹ 1 جولائی تک منظور نہ ہو سکا تو آرٹیکل 234 کے تحت گورنر صدر مملکت کو ایڈوائز دے سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت کو صوبائی اختیارات تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ سیف شیرانی، GNN، پشاور۔